नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क इस महामारी से बचने में सबसे बड़ा हथियार है। और जब भी आप मास्क पहने, ये ध्यान रखें कि आपने अपना मुंह और नाक को ढका हो। हमने इसको लेकर के कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क-पहनो-इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप मास्क नहीं उतारेंगे। देश में जारी महामारी अब गांव पर कहर बनकर टूट रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने अपना नया ठिकाना गांव को बनाया है। गांव में ना ठीक से टेस्ट हो रहे हैं, ना पर्याप्त डॉक्टर्स और ना ही दवाएं, ना ही अस्पतालों में कोरोना से निपटने के इंतजाम। आइसोलेशन सेंटर पर जरूरी सुविधाएं भी नहीं है, इसलिए गांव में आजकल कोरोना का मातम पस रहा है। अब आपको देश के 4 राज्यों की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर लापरवाही और बद इंतजामी आप खुद देखिए। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी आई है। कुछ जगह तो हालात ये हैं कि मरीजों का इलाज पेड़ के नीचे ही लिटाकर हो रहा है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पंजाब में गांव की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और अगर गांव में ये संकट ऐसे ही बढ़ा तो तबाही बड़े पैमाने पर हो सकती है। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने, और किस तरीके से गांव अब इसकी चपेट में है। गौतम बुद्ध नगर का हाल देखिए। यहाँ पर खुले मैदान में पेड़ के नीचे इलाज हो रहा है, और यहाँ पर ना ही डॉक्टर है, ना ही दवाएं हैं, ना ही अस्पताल है। तो यहाँ पर मेवला गोपालगढ़ गांव की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। यहाँ पर टेस्टिंग नहीं हुई है। इसके अलावा आप सोनटा रसूलपुर गांव की तस्वीरें देखिए। अलग अलग गांव हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा का भी यही हाल है। इसके अलावा पंजाब के फिरोजशाह गांव का भी यही हाल है। इसके अलावा बिहार में भी कई गाँव की स्थिति ऐसी है, और आलम यह है कि कई गाँव कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। वहाँ पर बद इंतजामी चरम पर है, और ये आलम तब है जब पीएम मोदी ने गांव की स्थिति को देखते हुए डोर टू डोर कैंपेन चलाने की बात कही है। लेकिन ना ही यहाँ पर कोई अधिकारी है, ना ही प्रशासनिक अमला पहुंचता है। और गुहार लगाएं तो ये लोग किससे लगाएं। यूपी में गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में हालात ये हो गए हैं कि मरीजों को पेड़ के नीचे लिटाकर इलाज दिया जा रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर जेवर इलाके से सामने आई, जहां मेवला गोपालगढ़ गांव में अस्पतालों में इलाज के इंतजाम नहीं होने की वजह से मरीज पेड़ों के नीचे इलाज करवाते दिखाई दिए। बताया गया कि करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव में कोरोना की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों को अब भी कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन टेस्टिंग की सुविधा नहीं होने की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर हैं। 3000 की आबादी वाले गांव में अब तक कोरोना टेस्टिंग नहीं हुई है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कटिहार के मनसाही गांव से सुब्रत गुहा, गौतम बुद्ध नगर के मेवला गोपालगढ़ गांव से प्रियंका कांडपाल, जबलपुर के करमेता गांव से पवन पटेल, शामली के सोनटा रसूलपुर गांव से शहनवाज राणा। प्रियंका, मैं सबसे पहले आपके पास आती हूं। जिस गांव में आप मौजूद हैं, वहां की हम रिपोर्ट दिखा रहे थे। हालात वहां पर बद से बदतर हैं। जी बिल्कुल, और ये तब है जब देश भर में कोरोना महामारी छाई हुई है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। देखिए आप किस तरीके से जो मरीज हैं वो पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। ड्रिप्स के इंतजाम यहाँ पर कैसे पेड़ की टहनी से बांधकर ड्रिप्स रखे गए हैं, जिसमें लोग ग्लूकोज या बाकी इंजेक्शंस मिलाकर खुद ले रहे हैं। साथ ही यहाँ बताया गया है कि कोई चिकित्सालय नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, डॉक्टर नर्सेज नहीं है। ऐसे में लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में जा रहे हैं, झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। जो दवाइयां वो बताते हैं उसे खुद ले रही है। देखिए एक टेबल भी यहाँ पर बना हुआ है, जिस पर तमाम दवाइयां, सिरिंजेस, जो कफ सिरप है, नेबुलाइजर है, ये तमाम चीजें रखी हुई हैं। जो पेशेंट यहाँ पर लेटने आ रहे हैं वो अपनी दवाइयों को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। गाँव के प्रधान हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, ये किस तरीके से मतलब ये शुरू क्यों किया गया, और क्या यही ऑल्टरनेट है? आप लोग के पास क्या अस्पतालों की सुविधा नहीं है? देखिए ये इन लोगों की अपनी व्यवस्थाएं हैं। जब इनको देखा कि इनके पास कहीं कोई सरकारी सुविधा इनको नहीं मिल रही है, कहीं कोई अस्पताल से कोई इनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये मजबूरी में ये लोग अपना घर द्वार छोड़ के, चलो ये कि पेड़ के नीचे अपना साफ हवा में ये लोग बैठे हैं। हाँ। यहाँ पर इनके जो परिचित हैं, कुछ जो लोग जानते हैं, वो आ जाते हैं, इनको दवाइयाँ दे जाते हैं।
हाँ। इनको इंजेक्शन वगैरह दे जाते हैं। तो कोई यहाँ पर कोई डॉक्टर नर्स या कोई आता है एएनएम की तरफ से, कोई जो मरीजों को देख ले? ना यहाँ पर आशाएं आती हैं, ना एएनएम आती हैं यहाँ पर। यहाँ पर कोई इस तरह का कोई डॉक्टर भी नहीं आता है कि जो डिग्री धारक हो। तो जो इंजेक्शन ड्रिप लगती है ये खुद ही लगा रहे हैं? ये लोग खुद तो नहीं लगा पाते हैं, लेकिन इनके संपर्क में जैसे वैसे लोग हैं, जैसे कंपाउंडर है कोई किसी गाँव में, वो आ जाता है, वो लगा के चला जाता है, दवाइयाँ दे जाता है, ये लोग ले लेते हैं। तो ये भी सेफ नहीं है, ये भी अपनी जान से खेल रहे हैं, लेकिन अब जान बचाने के लिए इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, आप भी इसी गांव के, आपसे जानना चाहेंगे क्या जांच केंद्र है यहाँ पर कोरोना के लिए, टेस्टिंग सेंटर? कोई जांच केंद्र नहीं है। कहीं नहीं है? नहीं, कोई डॉक्टर आता भी नहीं है कभी। अच्छा। और ये भी देखने नहीं आता कि कौन सा मरीज किस बीमारी से ग्रसित है। हाँ। कोई ज्यादा लाभ नहीं है। अच्छा, आपको टीका लग गया है? एक लगे हो जी। और दूसरा अभी नहीं लगा। कब लगेगा? वो 29 तारीख से अभी तक लगे नहीं है। हमारी महिला मोर्चा, महिला मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सब ने मिलकर करोड़ों की संख्या में मास्क बनाए और वो डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके साथ साथ सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की गई, पीपीई किट्स बनाए गए और वह भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और जो आवश्यक जिनको था उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग 25 करोड़ लोगों को उस समय भोजन पहुंचाने का काम किया था। अब ये जब दूसरी लहर ने हम लोगों को घेरा तो सेवा ही संगठन पार्ट 2 का काम शुरू हुआ है। आज लाखों कार्यकर्ता हमारे दिन रात, फिर चाहे बेड दिलाने की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन दिलाने की व्यवस्था हो, बाकी सारी व्यवस्थाएं हों, उसमें अपना पूरा योगदान हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के साथ मिलकर के कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो भी हम फैसिलिटीज़ टेस्टिंग के दृष्टि से दे सकते हैं उसको भी देने का काम किया है। आज मुझे खुशी है जहां लाखों कार्यकर्ता इस काम में जुटे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हमारे वहां से मंत्री, नौजवान युवा मंत्री अनुराग ठाकुर जी अभी से नहीं, कोरोना संक्रमण के पहले से वहां पर स्वास्थ्य के दृष्टि से लाभ पहुंचे इसके लिए कार्य कर रहे थे। और वहां पर उन्होंने मोबाइल डिस्पेंसरीज का उपयोग किया था और उसको आगे बढ़ाया था। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज उन्होंने सेवा ही संगठन के साथ अपने आप को समावेश करके हिमाचल प्रदेश के भाई बहनों के लिए इस व्यवस्था को पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनको मैं बधाई भी देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनका ये प्रयास निश्चित रूप से नीचे हिमाचल प्रदेश के लोगों तक, भाइयों और बहनों तक यह लाभ पहुंचाएगा और वह स्वस्थ रहेंगे। हिमाचल प्रदेश से मेरा भी व्यक्तिगत रिश्ता है और ऐसे में जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस कार्य को शुभारंभ करने में अपना योगदान करें तो मैं कभी पीछे रह नहीं सकता था। यह हमेशा तत्पर रहते हैं और इसी तरीके से लाखों कार्यकर्ता इस काम में जुटे हुए हैं। मैं अनुराग जी से यह ज़रूर निवेदन करूंगा कि यह काम जो आपने पकड़ा है ये बहुत अच्छा काम है, इसको आगे बढ़ाएं और इसको नीचे तक पहुंचाने की व्यवस्था को और मजबूती भी देंगे। और मैं हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि लास्ट माइल डिलीवरी में हम अपना पूरा योगदान करें, उन तक जो ज़रूरतमंद है उसको इसका उपयोग हो सके, उसके ये काम आ सके, इसकी हम व्यवस्था करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग इस काम में जुटेंगे। आज हम सब लोग जब सारे देश में ये काम कर रहे हैं तो मुझे खुशी होती है कि हिमाचल प्रदेश में भी हम लोग अपना योगदान कर रहे हैं और उस योगदान में अनुराग जी आगे हैं, उनके साथ मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका मिला है। मैं पुनः उसको साधुवाद देता हूं और उनको ईश्वर ताकत दे कि वो इस तरीके के सामाजिक काम में और रुचि लेते हुए आगे बढ़ें और हिमाचल की जनता को इस संक्रमण काल में पूरा उनकी सहायता मिल सके। और ऐसे ही हमारे लाखों कार्यकर्ता इस काम को आगे बढ़ाने में लगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। दिन रात भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस संक्रमण काल में भी अस्पतालों के साथ जुड़कर लोगों की सेवा में जुटा हुआ है। यह निश्चित रूप से जो विपदा आई है यह हम सब लोगों ने मिल करके इससे निपटना है और आगे बढ़ना है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के
लाखों कार्यकर्ताओं को हमारा ये संदेश रहा है। आज भी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी लोगों से रिव्यू लेने वाला हूँ, स्टेट्स का रिव्यू लेने वाला हूँ, और वो ले करके और कैसे हम नीचे तक इस संक्रमण काल में अपना योगदान कर सकें। इस बढ़ते हैं आगे। बिहार के कटिहार में भी कोरोना अपने पैर पसार चुका है। मनसाही गांव के लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोरोना से बचाव के इंतजाम नहीं किए गए हैं। न अस्पताल की सुविधा है, न डॉक्टरों की, न दवा की, सैनिटाइजेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि लोगों में भी जागरूकता का अभाव है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब गांव में कोरोना कहर बरपा रहा है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बिहार के कटिहार में भी कोरोना अपने पैर पसार चुका है। मनसाही गांव की तस्वीर आपके सामने है। यहां पर प्रशासन की तरफ से कोरोना से बचाव के इंतजाम नहीं किए गए हैं। ना अस्पताल है, ना डॉक्टर है, ना दवा है, सैनिटाइजेशन भी नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में भी जागरूकता का अभाव है। तो लोग इस बीमारी को लेकर के गंभीर नहीं है, वैक्सीनेशन भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जागरूकता का अभाव, ऊपर से बीमारी ने अब गांव को अपनी चपेट में लिया है। तो जो गांव के अस्पताल हैं वो बंद पड़े हैं। ये मनसाही गांव है, और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, सैनिटाइजेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं है, और लोगों में इस बीमारी को लेकर के जागरूकता की भी कमी है। ऐसे में जो ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है, ये भारी पड़ने वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहरों में जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती है वहाँ का बुरा हाल है, तो फिर गांव में तो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ही नहीं, और जो अस्पताल हैं भी वो भी बंद पड़े हैं। सुब्रत गुहा हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। सुब्रत, जिस गाँव में आप मौजूद हैं वहाँ के हालात क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस गांव की स्थिति हमको यहाँ आने से पता चला है। जो स्थानीय युवक है वो लोग बताते हैं कि इससे आगे जाने पर खतरा हो सकता है, यानी घर घर में सिम्टोमिक मरीज है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जांच है वो नहीं हो रहा है। इस कारण से लोग परेशान हैं। हालांकि ये मौसम का दौर है, इस मौसम के बदलाव में भी कई तरह के बीमारी होता है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उसे कोरोना मान ही रहे हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ा जो भी है, लोग बता रहे हैं कि 1 दर्जन से अधिक लोग काल के गाल समा चुके हैं। हालांकि यहाँ अस्पताल की भी सुविधा नहीं है, इसीलिए अन्य शहर के इलाके में अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है, जिस कारण कई मौतों की जो पुष्टि होती है वो प्रशासनिक लेवल पर जो डाटा में एंट्री नहीं होता है। हमारे साथ कुछ स्थानीय युवा है, आइए बात करते हैं जो इस विपदा के करीब। क्या स्थिति है आपके गाँव में, क्या स्थिति है अभी? स्थिति बहुत भयावह है। अगर स्थिति भयावह ना हो तो ऐसे में ये भी कह सकते हैं ना, अगर सिम्टम जो बढ़ रही है, कारण क्या है? सबसे बड़ी कारण ये है ना कि जो बढ़ रहा है बीमारी, तो ज़रूरत है प्रशासन और सरकार को इस ओर ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कुछ करने का बहुत ही ज़रूरत है। क्या क्या सुविधा मिला है? सुविधा क्या क्या मिला है गाँव में? सुविधा के नाम पे गाँव में क्या सुविधा मिल सकता है? शहरी लोग में तो ढेर नहीं मिलता, तो गाँव घर में क्या मिलना है? सुविधा के नाम पे सिर्फ टीवी पे चलता है, लोग कहते हैं, पर ग्रामीण स्तर पे जो होना चाहिए वो सुविधा नहीं मिलता है लोगों को। अगर सुविधा मिलता तो संक्रमण का खतरा इतना थोड़ी ना बढ़ता। सबसे बड़ी बात ये है ना, क्या नाम है? राहिल नाम है। एक और बड़ी बात है, जो शहरी इलाके में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है उसको लेकर बहुत हद तक लोग मोबाइल यूजर फ्रेंडली है वो तो कर पा रहे हैं, लेकिन मनसाही का ये इलाका जहां कोरोना संक्रमण वहां वैक्सीनेशन को लेकर भी कई परेशानी है। ग्रामीण युवा बताते हैं कि वो लोग यूजर फ्रेंडली नहीं है मोबाइल से, इसीलिए वैक्सीनेशन को लेकर गाँव में क्या दिक्कत हो रहा है? वैक्सीनेशन को लेकर क्या परेशानी? नहीं, एक तो पहली बात यह है कि जो जागरूकता है वो गाँव में कमी है, और दूसरी है कि जो ऑनलाइन का जो सिस्टम है, जो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं उसमें बहुत दिक्कत होती है। आप स्वास्थ्य केंद्र में देखिएगा तो खाली ज़्यादातर रहता है, अपॉइंटमेंट कब बुक हो जाता है पता नहीं चलता। एक टाइमिंग होना चाहिए कि 2-3 दिन गैप अगर है, जैसे रेलवे काउंटर में होता है, उस तरह से सुविधा होनी चाहिए थी। एक तो जागरूकता की कमी है, और ऊपर से इस तरह के जो दिक्कतें आती हैं उससे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है। भोजन के काउंटर वगैरह जो सरकारी स्तर पर भोजन चालू किया गया, जो रसोई का वो क्योंकि बड़े पैमाने पर बाहर से भी मजदूर आए हैं, और ये जो इलाका है ये पिछले साल भी कटिहार में ही सबसे ज़्यादा मजदूर आए थे, तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? उन लोगों का जाँच क्या हो पाया है? जांच होने की जो सुविधा है बड़े पैमाने पे तो नहीं है, लेकिन एक छोटे स्तर पर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ पे जांच हो रहा है। लेकिन जहाँ तक कम्युनिटी किचन की बात है, वहाँ भी लोग हैं लेकिन बहुत कम। एक कम्युनिटी किचन तो उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का दरमियान है, लोग घर से बाहर नहीं हम लौटेंगे आपके पास।
तो शहरों के बाद अब कोरोना गांव में प्रवेश कर चुका है। गांव के हालात बुरे होते जा रहे हैं। प्रतिदिन गांव में एक बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। शामली जनपद के गांव सोनटा रसूलपुर में, जहां पर करीब 2 दर्जन से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं। गांव में कोरोना से 5 मौतें हो चुकी हैं। अगर यहां पर अवेयरनेस की बात की जाए तो गांव में इक्का दुक्का लोग ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल है। तो अधिकतर गांवों की यही स्थिति है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शामली के गांव तक कोरोना पहुंच चुका है। सोनटा रसूलपुर गांव में आप देखिए कि 25 वहां पर मरीज हैं और अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सोनटा रसूलपुर गांव से ही शहनवाज राणा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शहनवाज, हम तस्वीरें दिखा रहे थे, बहुत ही बुरी स्थिति है, लेकिन अब बताइए कि गांव में इस तरीके से पैर पसार रहा है तो क्या लोगों ने वहां पर जाकर के शिकायत की? कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचा, कोई नेता? देखिए, बिल्कुल, चाहे लोगों में अवेयरनेस की बात हो या स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा जो यहाँ इंतजाम किया गए उसकी बात हो। मैं इस समय एक पीएचसी पे मौजूद हूँ जो स्वास्थ्य उपकेंद्र सोनटा रसूलपुर है। यहाँ की स्थिति देखिए किस तरीके से जो है सरकार द्वारा यहाँ पर एक भयावह सीएससी बनाई गई है ताकि लोगों को यहाँ सुलभ उपचार मिल सके, डॉक्टर मिल सके, समय पे दवाई मिल सके और कोरोना महामारी से जंग लड़ी जा सके। लेकिन इस सीएससी पे पिछले कई सालों से ताला लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सीएससी पूर्ण रूप से बंद है और सीएससी में कूड़ा भरा हुआ है। इतनी भव्य बिल्डिंग को जो है खंडहर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है। स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गाँवों में जो कोरोना है वो लगातार पैर पसार रहा है और जो गाँव के ग्रामीण हैं वो शहरों तक जाने में कतरा रहे हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे। भैया बताइए, कब ये सीएससी यहाँ तैयार हुई थी और किस तरीके से यहाँ इलाज होता है? लगभग 15 साल हो गए सीएससी को बने हुए। अभी तक हमने इसमें कोई भी स्वास्थ्य कर्मी या कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी हमने यहाँ नहीं देखा। आज तक कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सुविधाएं हमारे गांव में अब तक नहीं दी गई हैं। लगभग ये मान के चलिए आप 20 से 25 कोरोना पॉजिटिव यहाँ मिल चुके हैं। तो कोरोना से इतने लोग प्रभावित हैं, बीमारियां इतनी हो रही हैं, गांव से दूर लेके जाना पड़ता है मरीजों को, उसके जाने की सुविधाएं भी हमारे पास नहीं है। तो बताइए कैसे चलेगा? तो इतना समय हो गया, यहाँ कोई डॉक्टर अभी तक जो कोरोना चल रहा है उसको लेकर कोई टेस्टिंग के लिए आया या यहाँ कोई डॉक्टर तैनात किया गया? यहाँ पे कोई भी डॉक्टर तैनात नहीं किया गया और ना ही ये टेस्टिंग की कोई सुविधा दी गई है। बार बार गवर्नमेंट के द्वारा हम देखते हैं समाचारों में, न्यूज़ में, यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन हमारे गांव तक इस तरीके की कोई भी सुविधाएं अभी तक नहीं दी गई हैं। देखिए, बिल्कुल न्यूज़ 18 लगातार वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है जिस तरीके से जो है शामली में लापरवाही बरती जा रही है। शामली प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसको लेकर के जो है जो यहाँ के प्रशासन है वो सतर्क नहीं है और यहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। सीएससी का यही हाल है। लौटेंगे हम आपके पास। छत्तीसगढ़ में भी शहरों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना कहर बनकर टूटने लगा है, जिसके बाद राज्य सरकार ने गांव में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई है। हालांकि टेस्ट के समय भी बद इंतजामी देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीर सरगुजा जिले से सामने आई है। सरगुजा के लखनपुर इलाके में कोरोना टेस्ट के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। इस बीच लोग कोरोना नियमों से पूरी तरह बेपरवाह नजर आए। बताया गया कि जांच के समय गांव में बड़ी संख्या में लोगों के कोरोना की चपेट में आने की पुष्टि हुई है। हम लोग जैसे कोविड का जैसे एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, आरटीपीसीआर कर रहे हैं, तो अभी हम लोग दिन भर में करीब 150 करीब हम लोग जांच कर दे रहे हैं और ये स्वयं से आने वाले लोग हैं तो उनको हम लोग कर रहे हैं। तो कम से कम 40 से 45% इतने लोगों का पॉजिटिव आ रहा है मतलब अभी हमारा एंटीजन टेस्ट में। अब डरेंगे तो क्या होगा, अब काम तो करना ही है। यहाँ हम लोग सभी पूरी टीम मेंबर, मैं और सभी टीम मेंबर, चिकित्सक, सभी लोगों का साथ है, एक साथ काम कर रहे हैं। डरेंगे तो काम नहीं बनेगा। हमको अपने समाज को बचाना है, हमको खुद को बचाना है। हमारे सहयोगी पवन पटेल जबलपुर के करमेता गांव से मौजूद हैं। पवन, इस वक्त करमेता गांव की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जबलपुर में भी स्थिति अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 20% पॉजिटिव मरीज जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। हम जहां करमेता में हैं ये कभी रेड जोन हुआ करता था, लेकिन आज की स्थिति में ग्रामीणों की सजगता के कारण स्थिति कंट्रोल में है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे जानते हैं किस तरह से कंट्रोल किया कोरोना और क्या स्थिति थी कभी और आज क्या स्थिति। पहले की स्थिति
और अभी की स्थिति में बहुत परिवर्तन है। पहले तो रोडें खुली रहती थी। सहजता और समझदारी का परिचय देते हुए हम लोगों ने रोड पे बैरिकेडिंग कर दी कि बाहरी व्यक्ति कोई गांव में ना घुस सके, बाहरी व्यक्तियों का आना जाना ना हो सके, और समय समय से अपने घर में ही सैनिटाइजेशन करते रहते थे। घर वालों को घर के अंदर ही रखते थे, बेफजूल घर के बाहर नहीं निकलते थे। घर के बाहर निकलना है तो पूरा अपना मास्क और ग्लव्स पहन के जाते थे। टेस्टिंग की क्या स्थिति है? टेस्ट हो रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है? वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहा है, काफ़ी लोग को हो गया है। पहले तो 45 ऊपर वालों को हो गया है, अभी सेकेंड डोज चालू होने वाला चल भी रहा सरकारी संस्था में। स्वास्थ्य विभाग की टीमें आती है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार यहाँ पर आ रही हैं और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य चिकित्सकीय मदद भी उनकी की जा रही है। तो जबलपुर में स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन ये लोगों की सजगता भी है, जिसके कारण अब यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले समय में उम्मीद है कि और भी जल्द से जल्द नियंत्रण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है पवन, दरअसल ये बहुत जरूरी है कि गांव-गांव तक जागरूकता का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जाए, क्योंकि अब बस यही एक तरीका है जिसके जरिए लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। खास बात यह भी है कि जिन गांवों ने ऐसे दुखद हालात से सबक लिया और समझदारी दिखाते हुए एहतियाती कदम उठा लिए, उन गांवों में कोरोना ना तो अपने पैर पसार सका है और ना ही कोरोना की वजह से उन गांव में लोगों की मौत हुई। कि पहली लहर में हमें समझ में आ गया था क्या करना चाहिए गांव के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों ने एक वो प्लानिंग बनाई कि गांव में के अंदर बाहर का आदमी कोई भी नहीं आएगा। गांव के अंदर आयुष का बहुत बड़ा कैंप लगा के अपने गांव को इस महामारी से बचाया। गांव वालों ने खुद अपनी तरफ से कोरोना को बाय बाय कर दिया है। कोरोना जैसी महामारी का गांव तक पहुंचना एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि गांवों में पहले ही स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। उस पर जानलेवा महामारी को लोग कई बार सामान्य फ्लू मानकर मनमर्जी की दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि गांव में कोरोना की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं। लेकिन हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ गांवों की तरह अगर सावधानी और सुरक्षा को बरता जाए तो कोरोना पर कैसे लगाम कसी जा सकती है, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हौसला हो तो मुश्किलें हार जाती हैं, हौसला हो तो चुनौतियां चित हो जाती हैं, हौसला हो तो कोरोना जैसी खतरनाक महामारी को भी रोका जा सकता है। ये तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम जिले के वजीरपुर गांव की है। 4000 की आबादी वाले इस गांव की खास बात यह है कि इस गांव में अब तक कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना की पहली लहर से ही सीख लेते हुए इस गांव ने जागरूकता और सुरक्षा की वो मशाल जलाई कि उसके नतीजे अब गांव में साफ दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार अगर टीकाकरण है तो सावधानी और सतर्कता सबसे कारगर उपाय हरियाणा के वजीरपुर गांव में है, जहां पहली लहर के दौरान ली गई सावधानी ने गांव वालों की मदद दूसरी लहर में कोरोना से निपटने में। हालांकि 4000 की आबादी वाले इस गांव में 4 से 7 लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण जरूर हैं, लेकिन ना तो किसी की हालत गंभीर है और ना ही कोरोना यहां अपने पांव पसार सका है। लास्ट ईयर 2020 के अंदर कोरोना आया था तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। हम इतने अवेयर थे कि हमने 20 मार्च को ही गांव के अंदर आयुष का बहुत बड़ा कैंप लगा के अपने गांव को इस महामारी से बचाया, और जिसका आज परिणाम है कि आज मेरा गांव इस कोरोना महामारी से बचा हुआ है। तो आज की तारीख में आपके गांव में कितने लोग संक्रमित हैं या लक्षण हैं उनमें? लक्षण जो तो 7 से 8 लोगों के आए थे जो माइल्डर नॉर्मल थे, जो ठीक हो चुके हैं। 1-2 केस हैं जो जुकाम और खांसी जुकाम की वजह से है, बाकी मेरे गांव में कोई केस नहीं है। और मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरा गांव के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि मेरा गांव इस कोरोना महामारी से बचा हुआ है।
दरअसल कोरोना की पहली लहर के दौरान ही गांव वालों ने गांव के हर छोर पर बैरिकेडिंग कर दी थी ताकि बाहर से आने जाने वाले पर नजर रखी जा सके। ये बैरिकेडिंग अभी भी जारी है। पिछली दफा से लग रहा है जी बैरिकेड। यहाँ से जो भी कोई आता है बाहर का उसको चेक करके यहाँ से जब भीतर एंट्री होती है जी, सब्जी वाले आते हैं जी, टेम्पो वाले आते हैं, बिक्री वाले आते हैं घने, उनको चेक करके जब भीतर एंट्री होती है जी उनकी जी। तो और जैसे कोई अनजान लोग हुआ तो उनको कैसे आने जाने देते हैं, क्या बोल के जाते हैं? अनजान आदमी को जल्दी से नहीं जाने देते जी, उसको चेक करके जब जाया जाएगा जो वहाँ से सरपंच साहब आते हैं वो चेक करवाएंगे जी, उसको जब भीतर जाने देंगे जी। गांव के लोगों का दावा है कि यहाँ किसी भी अनजान को आने जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई गांव आना भी चाहता है तो उसकी पूरी जांच की जाती है। इतना ही नहीं, लोगों की जरूरत का सामान भी गांव के भीतर ही व्यवस्थित किया गया है। गांव के लोगों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। देखने को मिला कि पहली लहर में हमें समझ में आ गया था क्या करना चाहिए गांव के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे गांव में जो गांव के लोग जो समझदार है सारे, उन्होंने मिलकर एक सुझाव दिया गांव को भी, और सब लोगों ने एक वो प्लानिंग बनाई कि गांव में के अंदर बाहर का आदमी कोई भी नहीं आएगा। सब्जी वगैरह जो भी है हमारे गांव की तरफ से, सरपंच की तरफ से, गांव की तरफ से मिलके गांव के अंदर ही सब्जी उपलब्ध करा दी। लेकिन दूसरी लहर के दौरान ये किया था, ये तो पहली लहर के दौरान किया था। तो उससे क्या हुआ, अब दूसरी लहर में भी हमने सेम प्रोसीजर है हमारा, और हमारे गांव के लोग अवेयर है इस चीज के लिए। और सबसे खुशकिस्मती वाली बात यह है कि हमारे गांव में कोई भी ऐसा केस ऐसा नहीं है जो कि सेंसिटिव केस हो जिससे हमें हॉस्पिटल भागना पड़े। अगर मान लो 2-4 केस है भी तो माइल्ड केस है, वो भी ठीक हो जाएंगे। कोई तो वजह होगी, आप लोगों ने बैरिकेड भी लगाया है। बैरिकेड इसलिए लगाए कि बाहर का आदमी कोई भी व्यक्ति है वो अंदर ना प्रवेश कर सके। अगर प्रवेश करे तो उसकी पहले जांच हो कि भाई कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है वो। इससे क्या है, हमारे गांव के जो लोग रहते हैं उनकी भी सुविधा होती है। हमें कोई भी बाहर का व्यक्ति आए, सब्जी बेचने वाले आ गया, कोई और वैसे आ गया, हमारे गांव के जो लोग हैं बाहर इतने जाते नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्था गांव ने अंदर ही कर रखी। इतना ही नहीं, कोरोना काल की तमाम गाइडलाइन का इस गांव में पालन किया जाता है। गांव के लोग न सिर्फ मास्क का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हैंड सैनिटाइजर को भी इन लोगों ने अपनी रोजाना की जरूरत में शामिल कर लिया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन अभियान में भी यह गांव बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ये बताइए, टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, तो गांव में टीकाकरण की शुरुआत हुई है? टीकाकरण की शुरुआत हो गई है और गांव जो है सब आदमी खुशी खुशी टीका लगवा रहे हैं। कोई आदमी इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना का गांव तक पहुंचना किसी बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है, लेकिन लापरवाहियों ने कोरोना को गांव तक पहुंचने का मौका दे दिया, जिसकी डराने वाली तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के एक गांव ने भी इस मामले में अलग ही मिसाल कायम की है। ये भोपाल का परवलिया गांव है। शहर से इस गांव की जड़ें भले ही महज 25 किलोमीटर दूरी पर हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ अब एक भी कोरोना का नया मरीज नहीं है। हिंदुस्तान की बड़ी आबादी गांव में रहती है और अगर कोरोना गांव की तरफ बढ़ा है तो ये खतरे का एक बड़ा संकेत है। और अगर इस कोरोना से बचना है तो कुछ सीखना है तो परवलिया गांव से सीखिए। कोरोना से बचने के लिए सरकार से ज्यादा इन गांव वालों ने खुद अपनी तरफ से कोरोना को बाय बाय कर दिया है। ऐसा नहीं है कि परवलिया गांव पर कोरोना का कहर नहीं टूटा। महज 2 महीने पहले की बात है जब इस ग्राम पंचायत में कोरोना के 27 मरीज हुआ करते थे, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि अब यहाँ कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा गांव वालों ने क्या किया कि कोरोना को दोबारा सिर उठाने का यहाँ मौका नहीं मिला। गांव की आबादी करीब 5500 है। गांव वालों ने जैसे ही कोरोना के खतरे को आते देखा, फौरन मिलकर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। अगर कोई शख्स कोरोना से पीड़ित हुआ तो उसने न सिर्फ खुद को आइसोलेट किया, बल्कि कोरोना काल की तमाम गाइडलाइंस का पालन किया। कोरोना से ठीक होने के बाद जब मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इसके अलावा गांव के तमाम लोग न सिर्फ मास्क पहन रहे हैं,
बल्कि प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक बिना वजह अपने घर से बाहर नहीं निकलते। हम इस पंचायत भवन है जिसे गांव वालों ने एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया। देखिए क्वारंटाइन सेंटर पंचायत भवन बन गया, लेकिन बड़ी अजीब बात है, गांव वालों का इतना अच्छा मैनेजमेंट था, इतना अच्छा प्रबंधन था कि इस क्वारंटाइन सेंटर में एक भी कोरोना मरीज को लाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि गांव वाले के जो तमाम जो लोग थे वो अगर कुछ होता था तो खुद ही अपने घरों में अच्छे से क्वारंटाइन हो जाते थे। देखिए पूरा यहाँ किट रखी हुई है, सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, मास्क रखे हैं, सैनिटाइजर रखे हैं, ऑक्सीमीटर रखा है। खास बात ये भी रही कि प्रशासन के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी दिन में 2 बार न सिर्फ गांव का राउंड लगाते हैं, बल्कि लोगों से कोरोना काल के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी करते हैं। पुलिस भी पूरी तरह से मदद करती है और पूरे समय शहर जो गांव है उसमें कम से कम 3-4 मरतबा इस तरह गाड़ी जाती है और इस तरह से जाकर लोगों को आगाह करते हैं, लोगों के बीच में ये आप अनाउंसमेंट करते हैं लगातार। तो इसका आपको लोगों से उतना जैसे कहते हैं रिस्पांस मिलता है? जी बिल्कुल, यहाँ परवलिया में लोगों ने डिसिप्लिन का पालन किया है और कई दिनों तक तो गांव वालों ने खुद ही जनता कर्फ्यू का ऐलान करके और 4-5 दिन के लिए खुद ही बंद कर दिया था सब कुछ। हमको ज़्यादा कहना नहीं पड़ा लोगों को, यहाँ लोग जागरूक हैं और बात सुनते हैं और इसी कारण से यहाँ केस भी कम हैं और अब लगातार केस घट भी रहे हैं। यहाँ की जनता ने भी प्रशासन का पूरा सहयोग किया। अभी तक तो सभी सुरक्षित हैं। कैसे रह पाए सुरक्षित आप लोग? हम लोगों ने क्या घर में रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है फॉलो की है चीज़ें और बाहर नहीं निकले हैं और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हमारे जो लोकल सरपंच की पंचायत से जो गाइडलाइंस हमें मिली है हमने उसका पालन किया है और बाकी जो भी प्रिकॉशंस इसमें बताए गए हैं वो सारी चीज़ें फॉलो की है। इस वजह से हम लोग अभी तक सेफ हैं। हमने बोला अंदर रहिए, अंदर रहते हैं, बाहर ना निकलें, इमरजेंसी में ही निकलें, ऐसे ही निकलते हैं, बाकी कोई नहीं निकलता बाहर। चुनौतियां भले ही विकराल हों, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि अगर गांव-गांव तक जागरूकता की मशाल को सही से जलाया जाए तो महामारी की रफ्तार को न सिर्फ थामा जा सकेगा बल्कि लाखों लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा मंत्र सुरक्षा और जागरूकता है। अगर इस हथियार का महामारी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले खतरे को टाला जा सकता है। बिहार के छपरा में ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में कोरोना से लोगों की मौतें हुई हैं। इसके बावजूद गांव के लोगों का आरोप है कि वहां का अस्पताल बंद पड़ा है। गांव के लोग कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दहशत में हैं और उनका आरोप है कि कई लोगों की मौत होने के बावजूद गांव में अब तक सैनिटाइजेशन नहीं किया गया। मेरे गांव में लगभग 7-8 लोगों की मौत हो चुकी है पूरा पंचायत में चित्तौड़गढ़। कोई कोविड से पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो घर में आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को और लोकल डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। नहीं, कोई सुविधा नहीं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं आया है अभी तक। न बड़ी पदाधिकारी लोग आया है स्वास्थ्य विभाग का कोई। कोरोना की वजह से पंजाब के गांव में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फिरोजपुर जिले के फिरोजशाह ब्लॉक में कोरोना की वजह से अब तक 42 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोगों की तबीयत खराब बताई गई। इस गांव में लोग भी लापरवाह बने हुए हैं और कोरोना नियमों का ध्यान नहीं दे रहे। कई लोग तो बिना मास्क पहने ही घूमते हुए नजर आए, जबकि इलाके में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफी धीमी है। बताया गया कि इलाके के गाँव में अब तक केवल 5 से 10% लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। पंजाब के अमृतसर में महावा गांव से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। परेशान लोगों को ना तो टेस्टिंग की कोई सुविधा मिली है और ना ही दवाओं का कोई इंतजाम है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग पास की डिस्पेंसरी में इलाज करवाने को मजबूर हैं। इस डिस्पेंसरी में भी ना तो ऑक्सीजन की सुविधा है और ना ही साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। डिस्पेंसरी में इंतजाम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। गाँव के लोगों ने पास के घर से डिस्पेंसरी को बिजली दी है।
रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप भारत पहुंच गई है। हैदराबाद में एक विमान के जरिए ये वैक्सीन पहुंची, जिसे एयरपोर्ट पर पूरी सावधानी से उतारकर आगे भेजा गया। माना यह जा रहा है कि स्पुतनिक वी के पहुंचने से देश में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और तेजी मिलेगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, स्पुतनिक वी की दूसरी खेप अब से कुछ देर पहले हैदराबाद पहुंची है और सुरक्षा में इसको एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया है और ये मरीजों को काफ़ी मदद पहुंचाएगी, क्योंकि देश भर में हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मिल रहा है और स्पुतनिक वी के भारत पहुंचने से अब इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में और भी तेजी आएगी। A second batch of the Sputnik V has landed in Hyderabad today. We are very happy to see that the Russian-Indian joint fight against the COVID-19, which is one of the vital areas of our bilateral cooperation nowadays. ताउते तूफान अब धीरे धीरे भीषण चक्रवाती तूफान में बदल रहा है। ताउते धीरे धीरे गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि 18 मई को दोपहर बाद ये चक्रवाती तूफान गुजरात के पोरबंदर और भावनगर के बीच समुद्र तट से टकराएगा। जिस समय ये चक्रवाती तूफान समुद्र तट से टकराएगा उस समय 165 किलोमीटर तक की रफ्तार से तेज हवाएं और भारी बारिश हो सकती है। चक्रवाती तूफान का असर देश के 5 राज्यों के समुद्री इलाकों पर पड़ा। ताउते तूफान की वजह से कल से ही केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा के तटीय इलाकों में तेज बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान से आने वाले खतरे को देखते हुए सभी राज्यों में एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। 5 राज्यों में इसका खतरा सबसे ज्यादा है। तो ये 5 तस्वीरें आप देखिए। केरल के कासरगोड में एक मकान धराशायी हो गया। समुद्र के किनारे ये मकान था और राहत की बात ये रही कि जब ये मकान गिरा उसमें कोई भी मौजूद नहीं था। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम जो कि हाई अलर्ट पर है, कर्नाटक के हुबली में भी जो खासकर समुद्र से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको खाली करवाया गया है। मंगलुरु में भी इसका असर दिखेगा और पणजी में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ताउते तूफान केरल और गोवा होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, साथ ही धीरे धीरे भीषण होता जा रहा है। केरल में कल से ही भारी बारिश हो रही है। इतना ही नहीं, बारिश और तेज हवाओं की वजह से समुद्र किनारे के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ घर तो धराशायी हो गए हैं। इसके अलावा समुद्र के किनारे वाले इलाकों में सड़कों को ही नुकसान पहुंचा है। समुद्र का पानी किनारों को तोड़ता हुआ सड़कों पर आ चुका है और कई जगह सड़कें भी उखड़ गई हैं। गोवा होते हुए ताउते तूफान गुजरात के तटीय इलाके की तरफ बढ़ रहा है। बताया गया कि पोरबंदर और भावनगर के बीच ये तूफान टकराएगा। इस तूफान की वजह से गोवा में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए गोवा में समुद्र के सभी बीच बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा समुद्र के किनारे एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के लोगों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं पणजी के मिरामार बीच पे और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तेज बारिश हो रही है। गोवा की कई जगहों पे साइक्लोन ताउते का खतरा देखा जा रहा है, जिससे मद्देनजर रखते हुए गोवा के बीच पर लोगों की सुरक्षा के लिए बीच को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो तुरंत ही उस पर काबू पाने का काम किया जा सकता है। हवाई मार्ग से भी समुद्र के आसपास के इलाकों पर नजर रखा जा रहा है। साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे हैं यहाँ पे लाइफ गार्ड भी खड़े हैं। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन अर्जुन चिकले के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए हरमन गोम्स। ताउते तूफान से होने वाले नुकसान से बचने की तैयारियों के मुद्दे पर आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक होगी। इस बैठक में गृह मंत्री ताउते से निपटने की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इस बीच राहत और बचाव की तैयारियों से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। चक्रवाती तूफान ताउते इस समय गोवा पहुंच चुका है, जिसके 18 मई को गुजरात पहुंचने की उम्मीद है। ताउते तूफान की वजह से गोवा के साथ साथ मुंबई में भी बारिश हो रही है।
टाउटे तूफान की वजह से मुंबई में समंदर किनारों पर कई इंतजाम किए गए हैं। पुलिस वालों के साथ ही दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार लोगों से समंदर किनारों से दूर जाने की अपील कर रहे हैं। साथ ही बीएमसी ने भी मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद मुंबई में समंदर किनारों पर भारी संख्या में नाव खड़ी नजर आई। कोरोना की वजह से पहले से ही परेशान मछुआरों ने अब तूफान की वजह से आए संकट में सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अरबी समुद्र में उठे तूफान के बाद मुंबई हाई अलर्ट पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय हम कुलाबा में खड़े हैं, जहाँ पर ये जो मच्छीमार इलाका है या इनकी सारी जो बोट्स हैं इन्हें किनारे पर लेकर आया गया है। साथ ही बीएमसी और पुलिस की यहाँ पर निगरानी रखी गई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। कुछ मछुआरे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या आदेश आपको दिए गए हैं? हमको आदेश ऐसे दिए गए हैं, मच्छीमार नगर में मच्छीमार सर्वोदय सोसाइटी है और उनके 300 बोट है और 300 बोट से सब बोट अभी किनारे पे आ चुके हैं। और आदेश ऐसे है कमिश्नर के, फिशरीज कमिश्नर के, कि हमको पत्र भी आया है और व्हाट्सएप में भी बताया गया है कि किधर तक चक्रवादल आने वाला है, क्या है, और उसका तारीख भी दिया है। तारीख है 14, 15, 16 और 17, अभी मंगलवार तक भी हो सकता है कुछ। तो सब बीएमसी वाले भी आके गए इधर से और फायर ब्रिगेड भी आके गए। सबको सूचना दे चुके हैं कि बाबा किसने ज़्यादा कोई अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि कभी भी किधर कुछ भी घटना हो सकती है। ये मेरे को शासन को इतना बोलने का है, अभी चक्रवादल आया है, पहले अभी लॉकडाउन चले। एक तो मछुआरों की ऐसे हालत है कि मैं विनती करूंगा उद्धव ठाकरे साहब जी को कि कुछ के लिए कि हमारे को भी जैसा रिक्शा टैक्सी वाले को जैसा दिया है वैसा ही मच्छीमारों को कुछ पैकेज जाहिर करने के लिए मैं उद्धव साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ और अजीत दादा को भी बोलता हूँ कि कुछ मच्छीमारों के लिए देखिए, नहीं तो सब संसार धुल जाएंगे। टाउटे तूफान से सबसे ज्यादा गुजरात के तटीय इलाकों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। समुद्र में गए हुए सभी मछुआरों को प्रशासन की तरफ से वापस बुला लिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जिन मछुआरों ने आदेश नहीं माना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टाउटे तूफान की वजह से गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारिका, राजकोट और जूनागढ़ में भारी बारिश की आशंका है, जिसको देखते हुए एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक टाउटे तूफान भावनगर और पोरबंदर के बीच टकरा सकता है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। गुजरात में टाउटे तूफान को लेकर के अलर्ट है और प्रशासन सतर्क हो गया है। 5 एनडीआरएफ की टीमें गुजरात में मौजूद हैं। उड़ीसा से ये टीमें पहुंची है और गुजरात प्रशासन ने मछुआरों को चेतावनी दी है और कहा है कि वो समंदर किनारे ना जाए। अगर कोई जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। 10 मई से हमास इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा है और इजराइल इसका मुंहतोड़ जवाब ताबड़तोड़ हवाई हमलों से दे रहा है। गाजा में इजराइल हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। इसके लिए अब उसने अपनी आर्मी को भी बॉर्डर पर उतार दिया है। सवाल यह है कि क्या इजराइल की सेनाएं अब गाजा में जाकर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही हैं? अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीजा क्या होगा? इजराइल के हमलों के बाद गाजा पट्टी का क्या हाल है? इन 5 तस्वीरों को देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां हालात कैसे हैं। उन हालातों से सामने आई दर्द भरी तस्वीरों को देखकर दुनिया किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से गाजा के रिहायशी इलाकों को नुकसान हो रहा है, जिससे वहां कई बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। दिन हो या रात, इजराइल की मिसाइलें और एयरफोर्स ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। 24 घंटे पहले इजराइल ने हमास की हरकतों पर काबू पाने की गरज से एक बिल्डिंग को निशाना बनाया, लेकिन निशाना बनाने से पहले उसने बिल्डिंग को खाली करने की चेतावनी भी दे दी थी। उधर दुनिया भर में इजराइल के लगातार हमलों से हलकान हुए फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन फ्रांस में प्रदर्शनकारी और पुलिस में जबरदस्त भिड़ंत भी हुई। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 7 दिनों से संघर्ष जारी है और ये देखिए बड़ी बिल्डिंग को तबाह किया गया और अभी तक जो रिपोर्ट से सामने आई है उसमें 150 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए, धुएं का गुबार है और एक कहा जा सकता है कि ये जो हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से, इसमें फिलिस्तीन जल रहा है और वहाँ पर अब तो आर्मी भी बॉर्डर पर मौजूद है इजराइल की। तो ये जो संकट है ये बड़ा रूप लेता जा रहा है
बीतते दिन के संगी और जिस तरीके से गाजा पर इजराइल ने हमला किया है उसके बाद दुनिया भर में कई देश इसका विरोध भी कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं।